अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। 28 फरवरी 2024 का दिन अभी जारी और सारी है। पाकिस्तान की अंदरूनी और दाखिली सियासत में बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है गुज़िश्ता 12 घंटे की, जब आप ये सुनते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर बैठ के हफ्ते के दिन पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कॉल दी है इलेक्शन की रिगिंग के खिलाफ। और उनका ये मैसेज जो है प्रोटेस्ट कॉल का, इसको बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने इसे दुनिया के साथ और मीडिया के साथ शेयर किया है। इसकी अहमियत क्या है, मैं बहुत तफसील से इसको डिस्कस करूंगा शुरू में ही। और उसके अलावा मेरे पास कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, इसराइल और अमेरिका के दरमियान गाजा के हवाले से क्या हो रहा है और किस तरह से एक नाकाबिले यकीन किस्म की सूरत हाल में आपके सामने लेके आऊंगा, जहां नन्ना सा इसराइल के नक्शे में आपको मुहद्दब अच्छा लगा कि अगर ना देखें माइक्रोस्कोप के बगैर तो वो इसराइल जो वहां नजर नहीं आता, वहां का प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल डायनामिक्स में इतना ताकतवर है, जायनिस्ट लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो इस वक्त अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और उसकी पूरी कोशिश है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि नवंबर के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हार जाए और ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर आ जाए। ये मैं आपके साथ डेवलपमेंट्स भी शेयर करूंगा, लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट से पहले मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना है। आप सब और हम एक ये जो कम्युनिटी है इस यूट्यूब चैनल की, ये अब 500,000 के मार्क को क्रॉस कर चुकी है, 500,000 को। और जिस तरह से ये ग्रो कर रही है, अभी तो मैंने चेक किया है कि 20,000 मंथ के हिसाब से ऑन एवरेज ये चैनल ग्रो करता है। लेकिन अगर ये 25,000 अपन मंथ के हिसाब से ग्रो करे तो बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर दिस ईयर दिस विल बी क्रॉसिंग क्वार्टर मिलियन, ये 7.5 लाख के फिगर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है जिसकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैंने, आपको याद है कि चंद महीने पहले एक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल खड़ा किया जिसमें मैंने अब तक 3-4 वीडियोस डाली हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से वीडियो डाली, एक इमरान खान के ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने डाली थी, वो पहली उसकी वीडियो थी। और उसमें मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, उस पर सिर्फ अभी तक 25,000 लोगों ने या 25-26,000 लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। मैं उसकी स्क्रीन इमेजेस आपके साथ शेयर करता हूँ। आइकॉनोक्लास विद बोई पिज़्ज़ा। मैं हर किस्म की वीडियो वहाँ रखता भी नहीं, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए मैंने क्रिएट किया है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस जो है वो सामने लाई जा सकें, लेकिन चूंकि उसके ऊपर लोग नहीं है, मैं फिर वो उनको प्लान वहाँ पे नहीं करता। इस हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि चंद हफ्ते पहले, चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, जब मैंने एम्बेसडर जॉन बोल्टन, जो अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उससे भी फिर मैंने उर्दू चैनल पे ही शेयर किया। उसको मैंने आइकॉनो क्लास के इंग्लिश चैनल पे नहीं रखा असूली तौर पे। बात तो ये थी कि उसको इंग्लिश चैनल पे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वहाँ लोग इतने थोड़े हैं, व्यूअर इतने थोड़े हैं, कि मैं उसको वहाँ प्लेस नहीं कर सका। सब्सिक्वेंटली मैंने उसकी कॉपी जो है वहाँ पे प्लेस की थी फॉर आर्काइवल एंड रिकॉर्ड पर्पसेस। तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ आइकॉनो क्लास विद मोहित पिज़्ज़ा, इसको ज्वाइन कीजिए। आई बी ग्रेटफुल टू यू। नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से हम शुरू करते हैं। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद ये मैसेज दिया कि सैटरडे के दिन पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने प्रोटेस्ट, एहतजाज की कॉल दी है इलेक्शन की रिगिंग के खिलाफ। अच्छा, इसकी क्या अहमियत है, इसके साथ जरा जहन में रखिए इसकी अहमियत को समझने के लिए कि जो मूडीज, पहले आपको याद है कि चंद दिन पहले फिच की जो रेटिंग एजेंसी थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, बिकॉज इलेक्शन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, इलेक्शन में मैसिव रिगिंग हुई है, जो कोalition गवर्नमेंट बन रही है वो कमज़ोर है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और इवन IMF के साथ नेगोशिएशन जो है वो खासी मुश्किल होगी। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि IMF की नेगोशिएशन अल्टीमेटली वॉशिंगटन की गुडविल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसकी बड़ी एविडेंस एग्जिस्ट करती है। जो लोग पाकिस्तान में बैंकर्स हैं दुनिया भर के अंदर, या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो जनरली जिस तरह से वकील हमेशा कहते हैं कि अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा, हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, इसी तरह जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, हालांकि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बैंकर्स होते हैं, वो हमेशा एक मफरूज़े के ऊपर काम करते हैं। और मफरूज़ा उनका ये है कि IMF एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हकीकत क्या है, जो हर पॉलिटिकल साइंस का अच्छा स्टूडेंट जो है, जिसने अपनी तालीम और तरबियत हराम नहीं की है और उसने माँ बाप के पैसे ज़ाया नहीं किए किसी यूनिवर्सिटी में जाके, या वो उसका कीन स्टूडेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसको अच्छी तरह से अंदाजा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक रेगुलेटरी टूल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज के हाथ में। तो जो ये चाहते हैं उसको वही करना पड़ता है। बाकी सारी कहानी उनकी उसी तरह की होती है, जिस तरह जज साहब 500 पेज का एक डिसीजन जो है वो लिख देते हैं पाकिस्तान की किसी अदालत में, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अक्सर औकात वो फैसले पहले से डिसाइडेड होते हैं और जज साहब वही करते हैं, जो कि पावर्स दैट मैटर की बेसिकली मर्जी होती है। तो बहरहाल उस वक्त फिच रेटिंग एजेंसी ने ये कहा था, और आपको पता है कि ये रेटिंग एजेंसी बड़ी प्रोफेशनल जजमेंट्स करती हैं। अब मूडीज की जो रेटिंग एजेंसी है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द 3 टॉप मोस्ट रेटिंग एजेंसीज, फिच, मूडीज, S&P वगैरह, उन्होंने कहा है कि 3 रीजंस हैं कि पाकिस्तान में, पहली बात है कि जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है।
दूसरी बात ये है कि जो कोएलिशन बन रही है बहुत वीक है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो कंटिन्यू करेगी। इमरान खान की प्रोटेस्ट कॉल को आप देखें, साथ मूडीज़ की इस प्रोडिक्शन को आप देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ आता है कि पाकिस्तान में जिन मकासद की खातर इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो गालिबन मकसद था भी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का इस्टेब्लिशमेंट का, कि आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की बिखरी हुई हिजान अंगेज जो पॉलिटिक्स है उसको आप किसी डायरेक्शन में ले आएंगे और उसको आप एक डायरेक्शन में लेके चल सकेंगे, आपके मसाइल का हल हो जाएगा। ऐसा होता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है शायद चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को समझ आ रही हो, नहीं भी समझ आ रही तो मेरा ख्याल है उनको जल्दी समझ आ जाएगी। ये इसकी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस है। अब बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने जो वीडियो स्टेटमेंट उनकी हमारे सामने आ रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उसका एक टुकड़ा। उसमें बड़ी उन्होंने चुभती हुई बात की है। उन्होंने कहा कि जो लोग कैंसर के पेशेंट्स वोट डालने आए, जो लोग व्हील चेयर्स के ऊपर वोट डालने आए, जो बीमार स्ट्रेचर पर लाए गए वोट डालने के लिए, हम समझते हैं कि उनकी तमाम तर जो एफर्ट्स हैं, अगर हम इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को मान लें तो फिर उनकी तमाम तर एफर्ट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। तो मैं आपको उनका शॉर्ट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस दफा जो कॉल हम खान साहब ने दी है, इस कॉल में शायद हमें और भी सियासी पार्टियां ज्वाइन कर ले, और हम समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि वो वोटर जो कैंसर का मरीज था, जो डायलिसिस सेंटर से आया, जो स्ट्रेचर पे आया, जो व्हील चेयर पे आया, जिन्होंने अपने उम्मीदवार का निशान खुद ढूंढा, उस वोटर के वोट के तहफुज के लिए ये जरूरी है। क्योंकि अगर इस दफा कंप्रोमाइज हो जाता है तो आइंदा कोई भी सियासी पार्टी अवाम के पास नहीं जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर के पीछे भागेंगे कि फॉर्म 47 जारी कराएं। हमने हर हालत में इस नाइंसाफी को, इस डाके को अंडू करना है। देखिए, दूसरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अली मोहम्मद खान साहब का। ये भी उनका मैं एक टुकड़ा आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें अली मोहम्मद खान ये कहते हैं कि गांव में जब किसी शख्स के साथ आप सियासी तौर पे बहुत ज्यादती करते हैं तो वो अपनी दाढ़ी को इस तरह से कहता है कि यार मैं तुम्हें इलेक्शन में देख लूंगा। और इलेक्शन 5 साल के बाद आता है, ये उसका वाहिद तरीका होता है हिसाब बराबर करने का। जब आप उससे उसका ये राइट भी छीन लेते हैं तो आप खुद सोचिए कि उसकी जहनी कैफियत किस किस्म की है। आपने उससे उसका तमाम सहारा जो है वो छीन लिया। और और ये तो बिल्कुल इस तरह से है जैसे आज़ादी से पहले आपके ऊपर वॉइसराय जो हैं, जो बरतानिया ने, अंग्रेज़ों ने एक इंपीरियल वॉइसराय आपके ऊपर रखा होता था, ये बिल्कुल उसी वॉइसराय की तरह की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई। इस टॉपिक को भी सुन लें, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ दोनों शॉट्स हैं। जब आपके इलाके का कोई शख्स नाराज होता है तो वो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहता है कि इलेक्शन में देखेंगे। ये गरीब आदमी का एक थ्रेट परसेप्शन है कि मैं अपने वोट से अपना मुल्क ठीक करूंगा। अगर ये इख्तियार भी हमने गरीब आदमी से छीन लिया कि 5 साल बाद वो अपने मुल्क का फैसला भी ना कर सके और उसकी मर्जी के बगैर कुछ और लोगों को उनके ऊपर वॉइस रॉय के तौर पर बैठा दिया जाए, तो ये वॉइस रॉयज तो 47 से पहले भी आ रहे थे। हमारी लड़ाई किसी शख्सियत या किसी इदारे से नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच से है कि 47 में जब बाबाए कौम ने पाकिस्तान को आजाद किया तो उन्होंने उस ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी कि मुसलमानान हिंद पहले और अब पाकिस्तान जाहिर है, क्योंकि अब मुल्क पाकिस्तान बन चुका था। हमारे फैसले लंदन में नहीं होंगे। अच्छा, अब इन डेवलपमेंट्स के तनाजुर में आपसे चंद घंटे पहले जो एक खबर आई है, जो बिल्कुल छोटी सी खबर आपको पाकिस्तान के अखबारात के अंदर मिलेगी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनसिग्निफिकेंट खबर है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जब आप देखते हैं कि एक सेशन कोर्ट ने इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को, सेनेटर फैसल जावेद को और भी बहुत से लोगों को जिसमें खुर्रम जमान भी हैं, उन्हें एक्विट कर दिया है। मई 9 की वायलेंस के केसेस के ऊपर उनकी एफआईआर जो थी उसमें उन्हें एक्विट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ट्रायल को मजीद चलाने का कोई फायदा नजर नहीं आता। अदालत का डिटेल फैसला भी हमारे सामने नहीं आया कि अदालत इतने बड़े फैसले तक कैसे पहुंची है, क्या लॉजिक और मंतक अदालत ने अप्लाई की है। इससे चंद दिन पहले एक ट्रायल कोर्ट जो है उसने इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर वगैरह को जमानत भी इसमें दी थी। लेकिन आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि कोई सेशन कोर्ट जो है पाकिस्तान के मखसूस और मौजूदा हालात के अंदर खुद से इस किस्म का फैसला नहीं कर सकती। ये बड़ा सिंबॉलिक किस्म का फैसला है, क्योंकि इसको बिल्कुल एक अंडरटोन में खामोशी से दिखाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसका मतलब यह है कि एक सिग्नल दिया गया है, एक सिग्नल दिया गया है गुडविल का। एक सिग्नल दिया जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस पे कितना बिल्डअप ऑन हो सकता है ये नहीं हो सकता, लेकिन इसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये जो अदालत का फैसला है कोई सेशन कोर्ट फैसला अदरवाइज नहीं कर सकती। यहाँ पर चौधरी निजामुद्दीन और उसके निज़ाम ने, उसके सिस्टम ने यहाँ पे एक इंडिकेशन दी है चीज़ों की।
और इस इंडिकेशन के साथ दो चार चीज़ें और आप देखें, जैसे फॉर इंस्टेंस मुस्तफ़ा कमाल की जो वीडियो लीक हो गई है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि पीपीपी ने पीएमएल ने कहा है कि इनको तो हमने हुकूमत में बिल्कुल नहीं लेके आना है, एमक्यू वालों को लाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बाकी सबकी तो 50% 60% तक सीटें जाली हो सकती हैं, इनकी 100% जाली, इनके पास अपनी कोई भी सीट नहीं। वो मैं आपको भी वो टुकड़ा भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद और डेवलपमेंट्स को हम साथ साथ देख लें। अब से थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है, वहां पे नए मेंबरान ने अपना ओथ उठाया, उन्होंने हल्फ उठाया। अभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का फैसला होना है, उसके बारे में कुछ बहस है। दूसरी तरफ सेंटर में ये सूरत हाल है कि पीएमएलएन और पीपीपी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, जिसमें एक तरफ एसार डार साहब हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप है, उनके दरम्यान में आज बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त सलाह मशवरा और डिस्कशंस हो रही हैं, और जिसमें यह है कि जो हमने हुकूमत बनानी है उसकी फॉर्मेशन के हवाले से इन्होंने फैसले करने हैं। बुनियादी तौर पर उनको धड़का लगा हुआ है कि कल जो आने वाला दिन है, लीप ईयर 2024 का जो आखिरी दिन है, 29 फरवरी, जहां पर स्पीकर नेशनल असेंबली, आउटगोइंग जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने सेशन कॉल किया है सुपरसीडिंग द प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ये सेशन, डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये सेशन बुलाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने असेंबली पे साइन नहीं किया, उन्होंने असेंबली वापस भेज दी है, ये कह के कि चूंकि नेशनल असेंबली अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कंप्लीट नहीं हुई, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, उसमें रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटीज वुमेन सीट्स जो हैं वो चूंकि अभी एलोकेट नहीं हुई, इसलिए ये सेशन जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। और आपको मैंने एक पिछले व्लॉग में बताया था कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली सही फैसला किया है, और पंजाब में और सिंध में जो सेशन बुलाया गया वो कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे गलत था। अब इमरान खान की जो खबर लगी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनके इस फैसले को कि वो सेशन उन्होंने नहीं बुलाया और समरी पे साइन करने से इनकार कर दिया, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसको उन्होंने सराहा है। लीगल एक्सपर्ट्स थोड़े से यहाँ कंफ्यूज है। वैसे आपको डॉन ट्रिब्यून में कहीं कोई ऐसी जो मेजर अखबारात हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे कोई ऑफिशियल तौर पे, फॉर्मली तौर पे तो आपको ऐसी स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स ये सोच जरूर रहे हैं कि ये जो सेशन बुलाया है राजा परवेज अशरफ ने, जिसके नतीजे में नेशनल असेंबली ने अपना हल्फ लेना है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होना है, इसकी कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या होगी अगर इसका कल को कोई चैलेंज कर देता है। जब तक काजी फायज ईसा साहब और चौधरी निजामुद्दीन के दरमियान में अच्छे ताल्लुकात हैं, उतनी देर तक चले मामला ठीक है, लेकिन कल कला अगर ये ताल्लुकात खराब होते हैं, रखना अंदाजी हो जाती है, तो ये जो पूरी की पूरी असेंबली का ओथ होना है और जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होना है, ये इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी जब प्रेसिडेंट जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, या प्रेसिडेंट जो है सेशन नहीं बुला रहा, ये कल को प्रेसिडेंट जो है वो ओथ नहीं देता, तो इसका होगा क्या। ये एक है ट्रिकी इशू, अभी इसके बारे में हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन ये इशू जरूर यहाँ पे खड़ा हो रहा है। इसके साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है राजा सिकंदर सुल्तान साहब का, उसने शायद आज फैसला वो कर ले, वरना अभी तक उसने, जब तक मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है साहिबजादा साहब की, अभी तक उसकी मेंबरशिप का फैसला जो है कि उनको आपने सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के साथ जो मर्जर है तहरीक इंसाफ का, वो हो रहा है या नहीं होना, उसको आपने मानना ही नहीं मानना, अभी तक इलेक्शन कमीशन उसका फैसला जो है वो नहीं कर सका। वो बिल्कुल चीज़ जो है हवा में लटकी हुई है। तैमूर झगड़ा साहब ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ में की हुकूमत में, वेरी कॉम्पिटेंट मैन, आपको पता है मैकेंजी एंड मैकेंजी को पाकिस्तान में मेरा ख्याल लॉन्च भी इन्होंने किया था, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जब मैकेंजी पाकिस्तान में लाई गई। तैमूर झगड़ा साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कभी ऐसा हुआ है जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। 20 दिन गुजर चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन को, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45, फॉर्म 47 वगैरह जो हैं और कुछ और भी चीज़ें, उनको अपलोड ही नहीं कर पा रहा। यानी आप अंदाजा लगाएं, 8 फरवरी और अब 28 फरवरी का दिन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक इस इलेक्शन के ऑफिशियल रिजल्ट्स को दे ही नहीं सक रहा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस इलेक्शन की जो सारी की सारी सूरत हाल जो है क्या है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि जब इमरान खान प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, जो मूडीज क्या कहता है। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा की कैबिनेट के बारे में ऐलान हो गया कि उसमें 20 लोग होंगे। अब लोग सोच रहे हैं कि 20 मेंबरान के साथ तो वो कौन से मेंबरान होंगे जो मेकअप का सामान लेके चलेंगे, जो क्यूटिक्स लेके चल रहे होंगे, जो ट्वीट कर रहे होंगे सारे, आखिर ये भी तो 3-4 मिनिस्टर जो हैं वो रखने पड़ेंगे। 2 डेवलपमेंट्स जो हैं वो स्टैंड आउट करती। एक वो डेवलपमेंट जिसका मैंने हल्का सा जिक्र किया कि एक सेशन कोर्ट जो है उसने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद और मेरा ख्याल असद उमर वगैरह के केसेस को एक्विट कर दिया, खत्म कर दिया। ये बहुत सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक है चीज़। इसके साथ मैंने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल की जो मट्टी पलीद की है किसी ने एक वीडियो लीक करके, इसको भी बड़े गौर से देखना चाहिए। मैं आपको वीडियो यहाँ पे सुना भी देता हूँ। मीटिंग करने के लिए पीएमएलएन वालों से
तो हम मीटिंग कर रहे हैं, जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि हम जो है कमरा खोल कर घुस गए बस कमरे में। जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला कि भाई जो बैठ भी जाओ, तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का। वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट वो उस 40-45 मिनट मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएल कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को हमारी वो बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है। ये पता होना, मेरा पहले ही पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं। और पीपल्स पार्टी का ये असरार है कि भाई एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, ही हमने नहीं जवाब दिया। हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास, क्योंकि हम कहते भाई आपने जरा मैंडेट की बात करते। अब आप देखिए कि इस वीडियो को लीक किया है जियो के जो लंदन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब मुर्तज़ा शाह साहब ने। वैसे तो वो इमरान खान के बड़े मुखालिफ हैं और पीएमएलएन की आप पीपीपी वगैरह के बहुत हमदर्द हैं, उनकी मदद साथ है, उनकी पॉलिटिकल है। लेकिन अगर कोई खबर उनको मिलती है तो खबर वो पूरी छोड़ते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खबर उनके पास आए और उसको वो दुनिया तक ना लेके जाएं। तो मुर्तज़ा शाह ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस मुस्तफ़ा कमाल की जो वीडियो है उसको उन्होंने शेयर किया है। मेरा ख्याल ये अब तक तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसमें क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल? अच्छा, इसकी हेडलाइन भी बन चुकी है। वैसे तो ये वीडियो चलो उन्होंने ट्विटर पर रिलीज किया, लेकिन अब पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात में इसकी पूरी स्टोरी जो है वो बन चुकी है। ये और बात है कि पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात ने डरते डरते इसकी एक्चुअल हेडलाइन नहीं लगाई जो इसकी होनी चाहिए थी। हेडलाइन तो ये होनी चाहिए थी कि एमक्यूएम की तमाम सीटें जो है वो जाली हैं और बाकी जमातों की 50-60% जाली हैं। इसी किस्म की हेडलाइन बनती कि ऑल एमक्यूएम हैज नो सीट, एमक्यूएम हैज 0 सीट और पीपीपी एमक्यूएम की कोई सीट नहीं है। पीपीपी से हम सब की 50-60% सीटें जो हैं वो जाली हैं। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुस्तफ़ा कमाल इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ, आप देखेंगे इसकी फुटेज आप देखें साइट पे, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं कि तकरीबन भरा हुआ कमरा है जिसमें 20-25-30 लोग हैं और वो कैमरा हर तरफ घूम रहा है। और ये लीक भी ऐसी नहीं है किसी छुपे हुए यानी आपने कोई छुपाया हुआ कैमरा यहाँ पे सीक्रेट लगाया हुआ है। ये बाकायदा कैमरा पैन कर रहा है, ये दिखा रहा है कि देख लें कोई गुंजाइश नहीं है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कैमरा घूम रहा है। और मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पे ये कह रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से। अल्लाह बेहतर जानता है कि मुस्तफ़ा कमाल को भी शायद पता था कि वीडियो लीक होनी है। देखें, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अजीबोगरीब हो सकती है, तो आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए। अब मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पे फरमा क्या रहे हैं? मुस्तफ़ा कमाल वहाँ कह रहे हैं कि हमने जो मीटिंग करने की कोशिश की पीएमएलएन के साथ, पीएमएलएन वाले हमसे मिलने में बड़े रिलक्टेंट थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे लिए 15 मिनट का टाइम निकाला और बड़े बादिल नखास्ता बुरे दिल से उन्होंने हमारे से मुलाकात की। और उन्होंने कहा कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से एक मीटिंग हुई है जिसके सारे कंटेंट्स को, उस मीटिंग के अंदर जो सारी डिस्कशन हुई है वो तो उन्होंने हमारे से शेयर नहीं किया, लेकिन 2 पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हैं। और एक पॉइंट उनका ये है कि पीपीपी ने पीएमएलएन को ये कहा है कि बाकी सारी जमातों की तो चले 50-60% सीटें जाली हैं, लेकिन एमक्यूएम के पास अपनी कोई भी सीट नहीं है। एमक्यूएम की सारी सीटें जाली हैं, एमक्यूएम के पास कुछ है ही नहीं है। तो एमक्यूएम को हुकूमत में हम नहीं लाना चाहते। एमक्यूएम पाकिस्तान को हुकूमत में लाने की भला क्या जरूरत है? अब ये मुस्तफ़ा कमाल लोगों को बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का हमारे बारे में ख्याल है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। पीपल्स पार्टी उसमें ये भी एडमिट कर रही है अकॉर्डिंग टू मुस्तफ़ा कमाल कि बाकी सबकी 50-60% सीट्स जाली। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के ऊपर कम से कम बड़ी मेहरबानी की। 50-60% पीपल्स पार्टी अपने बारे में कह रही होगी। बिकॉज अगर आप 17/65 निकालें, अगर आप कहें कि पीएमएलएन की 15 सीटें रख लें, पीएमएलएन की 75 उनको इस वक्त धीमी है, तो अगर 75 में से 15 निकालें तो बाकी रह जाती हैं 60 को लिखें ऊपर पुराने जमाने के स्कूल की तरह 60 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो आपको पता चलता है कि पीएमएलएन के पास सिर्फ अपनी 20% सीटें हैं और 80% सीटें पीएमएलएन के पास जाली हैं जो उनको चौधरी निजामुद्दीन ने खींचतान के पीटीआई की मुख्तलिफ जगहों से दी हुई।
तो पीपीपी अंडर द सर्कमस्टांसेस हैज बीन वेरी काइंड अपॉन पीएमएलएन जब वो कहते हैं कि 50-60% का मसला है। देखिए, बचपन में आप सबने सुना होगा कि सच हमेशा सामने आ जाता है। सच को आप चाहे घड़े के अंदर खोद के जमीन में भी आप सच को मतलब डाल दे तो वहां से भी एक पौधा निकलता है, उस पौधे की भी एक बांसुरी बनती है। जब बांसुरी आप बजाते हैं तो उसमें से सच जो है वो सामने आने लग जाता है। चंद दिन पहले जो गैंग ऑफ 4 की डिस्कशन हो रही थी, जो भी एक बाद में दोबारा होगी, उसमें आप शायद आपने बहुत से लोगों ने वो देखा है। साबिर शाकिर साहब ने वहां पे फरमाया था कि 90,000, उसने कहा सच कभी छुप नहीं सकता। उसकी वजह यह है इस इलेक्शन की रैगिंग का कि 90,000 से ज्यादा, करीबन 93,000 पोलिंग स्टेशन थे। हर पोलिंग स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। वहां पे बहुत से पोलिंग एजेंट थे। अगर आप ये कहें कि हर पोलिंग स्टेशन पे 5 लोग, 4-5 लोग ऐड कर लें, लेट्स से ऑन एन एवरेज हर पोलिंग स्टेशन में 5 लोग थे सिर्फ, मतलब अपार्ट फ्रॉम सारी सियासी जमातों को छोड़ 5 लोग थे वहां पे। वो सारे 5 लोग जो हैं वो वापस गए हैं अपने घरों में और उन्होंने दरवाजे को कुंडी लगा के अपनी बीवी को कहा है कि नेक परवीन आ, मैं तुझे बताऊं कि आज इलेक्शन में मैंने क्या देखा, मेरी गुनाहगार आंखों ने क्या देखा। इसी तरह जो लेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, उन्होंने भी घर में जाके अपने खावंद को कम से कम कुंडी लगा के यही बताया कि भाई देख कि मैं तुझे बता रही हूँ। जैसे मशहूर था किसी जमाने में कि एक आदमी के पास एक पता नहीं दर्जी है के पास एक बहुत बड़ा किसी नाई के पास एक राज आ गया कि जो लड़का बेचारा पैदा हुआ है शहजादा, उसका सर जो है वो छोटा है और उसको कहा गया कि किसी को अगर बताओगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। उसने उससे राज रहा नहीं गया, उसने जमीन में गड़ा खोदा, गड़ा खोद के उसने वहां पे गड़े में उसको किसी ने कहा कि अपना सच बोल दो। उसने गड़े में अपना सच बोला कि जो शहजादा पैदा हुआ है उसका सर छोटा है, शादुले की चुई है शहजादा, और उसको गड़े को उसने बंद कर दिया। कहते हैं गड़े में बाद में वो जो घड़ा था उसमें से एक दरख्त पैदा हुआ, उस दरख्त से किसी ने एक बांसुरी बनाई। जब बांसुरी बजाते थे तो उसमें से आवाज आती थी कि शहजादा शाहदौले की चुई है, उसका सर जो है वो छोटा है। और ये करते करते बेचारे जो नाई था उसकी शामत आ गई। तो अब यहाँ पर एक नाई नहीं है, 2 नाई नहीं है, यहाँ पर आप हिसाब करें 90,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 4.5 लाख बनते हैं। इसका मतलब है कि 4.5 लाख 5 लाख लोग तो आई विटनेस हैं इस इलेक्शन की रिगिंग के, और उन्होंने वापस जाके अपनी बीवियों को बताया तो ये 1 मिलियन हो गई है, बीवियों ने बच्चों को बताया तो ये कई मिलियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसमें किसी अखबारी नुमाइंदे की जरूरत नहीं है। तो साबिर शाकिर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था। ताहम इंटरनेशनली हम अभी तक क्या कर पाए, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि ग्रेग कसार जो है, कांग्रेसमैन ग्रेग कसार की जो लेटर था उसके रास्ते में जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन 3 किस्म की ऑब्स्टिकल्स उसके रास्ते में आ रही है। पहली ऑब्स्टिकल ये कि वक्त बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस जो HR 901 है जिसकी बहुत जल्दी हेयरिंग भी होने वाली है, मेरा ख्याल है 9 मार्च को उसकी शायद हेयरिंग होनी है या 7 मार्च को शायद हेयरिंग होनी है। उसको पकाते पकाते जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उसमें 80 से ज़्यादा सिग्नेचर्स हासिल किए हैं, गलबन 84 हैं, 85, 86 हैं, तो उसको 3-4 महीने लगे हैं। यहाँ लिटरली 2 दिन थे, इसलिए बड़ी इसमें उनको एफर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन लगे हुए हैं लोग। और हर कुछ कुछ घंटे के बाद पता चलता है कि फलां कांग्रेसमैन ने, फलां सेनेटर ने, फलां कांग्रेसमैन ने जो है उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। दूसरी उसमें रुकावट ये बताई जा रही है कि ये एक बाई पार्टिजन बिल नहीं है। बाई पार्टिजन बिल्स को ज़्यादा स्मूथ होते हैं सिग्नेचर हासिल करना। बाई पार्टिजन वो होता है जिसमें एक रिपब्लिकन होता है कांग्रेसमैन, एक सेनेटर होता है। ये दोनों जो कांग्रेसमैन है ग्रेग कसार और सुजन वाइल्ड जो हैं, ये दोनों डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए रिपब्लिकन्स को बहुत ज़्यादा ईगर नहीं है इनके बिल का, इनके इस लेटर का को सपोर्ट करने के लिए। तीसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ग्रेग कसार एंड सुजन वाइल्ड जो हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है, एक्सट्रीम आइडियलिस्ट विंग है, आप इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं जो ह्यूमन राइट के साथ लोग खड़े हैं, ये उस विंग का हिस्सा है जिसके टोटल सपोर्टर्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी में 20-22 से ज़्यादा नहीं है। ये वही ग्रुप है जिसमें इल्हान उमर है और भी इस तरह के लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा जो और डेमोक्रेटिक पार्टी है वो उसकी पोजीशन जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के करीब करीब होती। बहरहाल लोग फिर भी लगे हुए हैं, इस पर मैं आपको मजीद अपडेट करूंगा। हाँ, साथ आपको ये बताता चला जाऊं कि पाकिस्तानी सिटीजन एक्शन ग्रुप जो है, जिसने पहले एक साइट क्रिएट की थी जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन आ सकते हैं, एक साइट तो क्रिएट की थी जस्ट फॉरेन पॉलिसी ने, जिसको फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने उसको ट्वीट किया था। उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया, डिस्कस किया, मेरे बहुत ट्विटर हैंडल पे आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सिटीजन एक्शन ने, मैंने रिक्वेस्ट की थी पिछले वीडियो में, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने, सिटीजन एक्शन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त साइट क्रिएट कर दी है बरतानवी पाकिस्तानी शहरियों के लिए। यानी ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरी भी अब इस साइट पे जाके अपना एड्रेस और पोस्टल कोड जब डालेंगे तो उनको अपना MP का पूरी डिटेल मिल जाएंगी, और वहां पर वो क्विकली 5 मिनट से कम टाइम के अंदर, बल्कि 2 मिनट में अपने MP को आइडेंटिफाई करके एक लेटर जो है ईमेल अपने MP को भेज सकते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं, मैंने इसको ट्वीट भी किया है 2 दफ़ा। मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि लेटर और ईमेल तो आप यहाँ बहुत आसानी से भेज सकते हैं, और यूँ आपकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है वो एक स्टेप ऊपर चली जाती है। लेकिन याद रखिए, अगर ब्रिटिश पाकिस्तानी के हवाले से बात कर रहा हूँ,
अगर आप अपने एमपी को जानते हैं, अगर आपका अपने एमपी से कोई वास्ता पड़ा है, आपकी उस तक एक्सेस रही है, आपका कभी भी इंटरेक्शन रहा है, तो उसको डायरेक्टली तौर पर उसके ऑफिस के अंदर फ़ोन करना, अपना नाम लिखवाना कि मैं XYZ बोल रहा हूँ, मोहम्मद कासिम खान बोल रहा हूँ, मैं इस सड़क पे रहता हूँ मैनचेस्टर के अंदर, ब्रेडफोर्ड के अंदर, ये मेरा एड्रेस है, आप एमपी साहब को मेरा ये मैसेज दे दें, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, मैंने उसके अलावा से ईमेल की थी। उसका ज़्यादा असर होगा, बिकॉज जो वहाँ पर एड होगा एमपी का, उसके ऑफिस का, वो हर बंदे का एक नोट रखेगा, उसको बताएगा एमपी को कि इस शख्स ने आपके लिए कॉल किया था, उसने यह मैसेज छोड़ा। यही चीज़ अमेरिका में भी इन दी एंड जो मेरी लोगों से बात हो रही है कि इन when push comes to shove, अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर है, ऑफ कोर्स ईमेल्स मैटर हैं, फैक्स मैटर करते हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप जानते हैं अपने कांग्रेसमैन को, आप फ़ोन उठा के अपने कांग्रेसमैन या उसके कांग्रेशनल एड या उसके चीफ ऑफ स्टाफ से आप बात कर सकते हैं। अब आए अमेरिका और इसराइल के दरमियान में जो पावर डायनामिक्स और इक्वेशन इस वक्त चल रही है, छोटा सा नन्ना सा इसराइल जिसको आप माइक्रोस्कोप में अगर रख के देखते हैं, मैं आपको तो आपको नजर आता है कि वो एग्जिस्ट भी करता है, उसका प्राइम मिनिस्टर और ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी ताकतवर है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन को हटाने की पूरी पूरी नेतन्याहू जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है, मैं भी आपके साथ बहुत सी इसकी एविडेंस जो है वो शेयर करने वाला हूँ। ये आप देखिए कि गुज़िश्ता 12-14 घंटे के अंदर मिशिगन के अंदर प्राइमरी हुई, डेमोक्रेट्स की भी हुई और रिपब्लिकन्स की भी हुई। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी प्राइमरी जीत तो ली, ट्रंप ने बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से अपनी प्राइमरी जीती, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन को ये प्राइमरी जीते जीते ठीक ठाक उनको दिन में तारे जो हैं वो नज़र आ गए। और उसकी वजह यह है कि मिशिगन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर अरब अमेरिकन बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लेफ्ट जो डेमोक्रेटिक पार्टी का लेफ्ट है वो बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की वजह से यहाँ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और यहाँ पर सर्वेज ने ये शो किया कि इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 15-16% से ज़्यादा जो है वो नहीं है जनवरी के एंड में। और तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस किस्म का, अच्छा, यहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं, वो उन्होंने नॉट कमिटेड को ऑप्ट किया है, यानी उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट नहीं किया। और नॉन कमिटेड अगर होते भी हैं 15-20 हज़ार, इस दफ़ा बहुत बड़े फिगर, एग्जैक्ट फिगर मेरे सामने नहीं आया, बहुत बड़ा फिगर है नॉट कमिटेड का। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, मैं जब भी सोर्सेस कोट करता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट ही की करता हूँ, और ये आपको मैं साथ साथ इसकी हेडलाइंस दिखाता चला जाता हूँ मिशिगन की प्राइमरी की। एक्सपर्ट्स का कंसेंसस है कि अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रहती है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी का लेफ्ट जो है, जिसका लिबरल लेफ्ट है, वो नाराज है प्रेसिडेंट बाइडेन से गाजा की जंग की सूरत हाल में। वो समझते हैं कि 30,000 लोगों का जो कत्लेआम हुआ है, इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने बिल्कुल नहीं रोका, उल्टा वो कहते रहे कि मैं तो खुद ज़ायनिस्ट हूँ, और वो नेतन्याहू को कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये सूरत हाल ऐसे ही जारी रहती है नाराजगी की, तो प्रेसिडेंट बाइडेन का इलेक्शन जीतना तकरीबन तकरीबन नवंबर में नामुमकिन हो जाए। ठीक। अब दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ स्टोरी में आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। एक मैं आपको चीज़ कहूँगा कि आप में से वो लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं और आपके पास वक्त होता है, आप न्यूयॉर्क टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं कोई तकरीबन $19 या $20, मैं कल $19 फ्यू सेंट्स हर महीने देता हूँ। मैं तो खैर ईयर 2000 से मसलसल न्यूयॉर्क टाइम्स को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, लेकिन जितना अब मैं उसको पढ़ता हूँ, पहले मुझे इतना पाकिस्तान में मौका नहीं मिलता था। लेकिन दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, the most authentic newspaper publication and the most influential newspaper publication। और इसका बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव होता है इवन मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के ऊपर। द ओनली प्रॉब्लम विद द न्यूयॉर्क टाइम्स कि एक्सट्रीमली लिबरल पेपर है, और इससे आपको रिपब्लिकन्स बिल्कुल बेवकूफ़ और कार्टून बना के दिखाए जाते हैं। रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर सोफेस्टिकेटेड पब्लिकेशन है तो वो फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें वो डेप्थ और ग्रेविटास नहीं है। लेकिन राइट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो सबसे बेहतर पब्लिकेशन। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका उन्वान है तकरीबन कि आफ्टर 4 months ऑफ वॉर, बाइडेन एंड ट्रंप हैव अ डिफरेंट टाइम टेबल इन माइंड, ठीक है, रिगार्डिंग दिस वॉर। और ये स्टोरी लिखी है, इसके दो इसके राइटर्स हैं, एक है पीटर ब्रेकर और दूसरी हैं इजाबेल कर्शनर, इफ आई एम नॉट मिसप्रोनाउंसिंग हर नेम। अब ये कौन है? पीटर ब्रेकर जो है वो कम से कम 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं इस स्टोरी के पीछे। 5 प्रेसिडेंट्स को उन्होंने व्हाइट हाउस में कवर किया, 20 बरस से ज़्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स को जब उन्होंने ज्वाइन किया, आई थिंक 2007-8 में, उससे 20 बरस पहले वो वॉशिंगटन पोस्ट में रहे हैं इसी किस्म की पोजीशंस में। और उन्होंने जितने 5 प्रेसिडेंट हैं, यानी बाइडेन से पहले ट्रंप से पहले ओबामा की दोनों प्रेसिडेंसीज, उससे पहले जॉर्ज बुश सेकंड की प्रेसिडेंसी, उससे पहले क्लिंटन की प्रेसिडेंसी, उसको उन्होंने कवर किया। और उसका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट उनके पास व्हाइट हाउस की पूरी पावर पॉलिटिक्स का वो लेकर आते हैं डिस्कशंस में। उनकी प्रोफाइल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाबेल कर्शनर है तो ब्रिटिश बॉर्न ज्यूइश हैं, लेकिन 30 साल से इसराइल में हैं, जेरूसलम में हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को कवर करती हैं, अरबिक भी बोलती हैं, हिब्रू में फ्लुएंट हैं, बहुत वाइडर उनका इंटरेक्शन।
इन दोनों की जो जॉइंट स्टोरी है, जो मैं आपको कह रहा हूँ आफ्टर 4 months ऑफ वॉर, ये दोनों की जो डाइवर्जेंस है बाइडेन और ट्रंप की, दोनों जो है वो एक दूसरे के बड़े तरीके से चल रहे हैं। वैसे तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ओपनली कहा कि आई एम अ ज़ायनिस्ट, वो बार बार ये कहते हैं कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ, लेकिन सूरत हाल यह है कि दिसंबर में प्रेसिडेंट बाइडेन इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके थे नेतन्याहू से कि उन्होंने फ़ोन कॉल बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं इससे मजीद बात नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी पूरी टीम का यह ख्याल था कि जनवरी के अंदर अंदर उनको एक लॉन्ग टर्म सीज फायर मिल जाएगा गाजा में। जो कुछ होना था वो हो गया, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, उनका ख्याल था कि सीज फायर अगर मिल जाएगा तो सऊदीज की, कतरीज और यूएई की मदद से और कुछ अमेरिका और यूरोप की मदद से हम बड़ी मैसिव रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे गाजा के अंदर। समवेयर अराउंड मई जून तक हम शुरू कर लेंगे, पूरे प्लान्स उनके पास थे। और जब हमारा इलेक्शन करीब आएगा नवंबर में, तो उस वक्त हमारे पास गाजा में रिकंस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटेरियन एड और रिहैबिलिटेशन का बहुत कुछ दिखाने में होगा। और जो मुस्लिम अमेरिकन वोट है और जो अरब अमेरिकन वोट है, और मुस्लिम अमेरिकन वोट के अंदर नाराज पाकिस्तानी वोट को भी डाल दें, इंडियन अमेरिकन वोट को भी डाल दें, इंडियन मुसलमानों के वोट को डाल दें, उसके अंदर बांग्लादेशी वोट को डाल दें, उसमें जितना अरब वोट है, टर्किश वोट है, उसको डाल दें, और उसके साथ जितना भी आइडियलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक वोट है, जो लेफ्ट लीनिंग वोट है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसको डाल दें। उनका ख्याल था कि हम इनको टेबल पे कुछ देंगे कि देखिए हमने जंग भी बंद करवा दी, हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, इतना $1 बिलियन हमने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से ले लिया, इतने बिलियन सऊदी अरब ने ले लिया। अब नेतन्याहू का बिल्कुल भी ऐसा कोई मूड नहीं है। नेतन्याहू बेसिकली हैज हिज ओन सर्वाइवल एट स्टेक। प्रेसिडेंट बाइडेन अपने इलेक्शन के सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी टीम का बड़ा क्लियर व्यू है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स कि जैसे ही जंग बंद होगी, नेतन्याहू विल हैव टू फेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इसराइली पब्लिक ओपिनियन, और नेतन्याहू फारिग हो जाएगा और नेतन्याहू विल बिकम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। नेतन्याहू को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग बंद हो जाती है तो नेतन्याहू की सियासत सारी खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू के 2 गोल्स हैं इस जंग में से। एक, कि मैं इसराइली पब्लिक के सामने साबित करूं कि मैंने हमेशा के लिए हमास को ख़त्म कर दिया, उसके मिलिट्री, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन पोटेंशियल को मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने खात्मा कर दिया उसका। और दूसरा ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैंने उसको जड़ से निकाल के फेंक दिया है, एंड देयर इज नो मोर एनी क्वेश्चन ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन। अमरीकी क्या चाहते हैं, प्रेसिडेंट की टीम ये चाहती है, वो ये ऑफर करते हैं कि हम आपको सऊदी रिकग्निशन दिलवाएंगे, वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड की रिकग्निशन दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप फौरी तौर पर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ नहीं भी जा सकते, इस हद तक अमेरिका लाचार हो चुका है, परेशान हो चुका है, बेचारगी में है, कि कम से कम आप ये तो कमिट कर लें कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन के प्रोसेस से एग्री करते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं नो, हम 2 स्टेट सोल्यूशन के प्रोसेस को भी वो शुरू करने को तैयार नहीं है। वो ये देखता है कि अगर इसको वॉर को वो प्रोलॉन्ग करे, इसलिए वो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट तो करता है सीज फायर का, जिसमें हमास तैयार नहीं। अच्छा, अब मंडे को जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने रिपोर्टर्स के साथ बात की, तो उन्होंने इस ख्वाहिश का और इस उम्मीद का इजहार किया था कि बाय सैटरडे संडे, यानी बिफोर द नेक्स्ट मंडे जो भी आने वाली है, दिस इज वेडनेसडे जो ख़त्म हो चुकी है, और हमें मतलब वेडनेसडे चल रही है, सो लेकिन ये था उनका ख्याल था कि संडे तक हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन का सीज फायर हासिल कर लेंगे। अमेरिकन टीम जो है प्रेसिडेंट से वो चाहती थी कि अगर लॉन्ग टर्म सीज फायर मिल जाए, 1 महीने का मिल जाए, क्योंकि 15 दिन में माह रमजान शुरू होने वाला है, और अरब वर्ल्ड जो है वो बेसख्त परेशान, उनको बेबसी है, लाचारगी है, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस है, वो बार बार अमेरिकन को तरले मिलते कर रहे हैं कि किसी तरह से एक लॉन्ग टर्म, कम से कम 1-1.5 महीने का सीज फायर यहाँ पे हो जाए। अमेरिकन टीम को ये होप थी कि अगर 1 महीने का सीज फायर होता है तो फिर वो लॉन्ग सीज फायर जो है वो एक परमानेंट सीज फायर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा, बात आगे चली जाएगी। नेतन्याहू इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ सीज फायर इन द लॉन्ग टर्म। वो सिर्फ टेम्परेरी बायर कर रहा है कि मैं फलस्तीनियों को छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। और आज के दिन में जो ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि पूरे 2-3-4 दिन की एफर्ट के बाद अमेरिकन, कतरीज, इजिप्शियंस और इसराइलीज की जॉइंट जो डिस्कशन हुई है यूरोप में, उसके बाद हमास ने जो प्रपोजल था, इसराइली अमेरिकन प्रपोजल, उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म का कोई इंटरम छोटा सीज फायर नहीं चाहिए, हमें अगर चाहिए तो हमें बुनियादी तौर पे एक परमानेंट या लॉन्ग टर्म सीज फायर चाहिए, जो नेतन्याहू देने को तैयार नहीं। नेतन्याहू की क्या गेम है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स? नेतन्याहू की गेम यह है कि इसको लटका के रखो जंग को, बिकॉज अगर जंग खत्म होगी तो मैं मारा जाऊंगा। और इसके नतीजे में नेतन्याहू ने यह एस्टिमेट किया है कि जो कि जब जंग जारी रहेगी तो डेमोक्रेटिक पार्टी का वोटर जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को फारिग कर देगा नवंबर में। जब प्रेसिडेंट बाइडेन को फारिग करेगा तो ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएगा, और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने को नेतन्याहू समझता है कि उसके लिए ये बहुत अच्छा आउटकम हुआ। अब अमेरिकन ट्रेजेडी ये है यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर तो बैकलैश है अगेंस्ट द वॉर इन गाजा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप को वॉर इन गाजा पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइडेन को तो फिर भी कुछ ना कुछ डिफेंसिव पोजीशन लेनी पड़ती है, लेकिन ट्रंप जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है इन द फेवर ऑफ इजराइल, और उसको किसी किस्म की कोई फिक्र जो है इस हवाले से नहीं। ये इस वक्त के
डायनामिक्स है। एक आध जुमला करके बात खत्म कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, एडिशनल प्रॉब्लम ये है बाइडेन के लिए कि, और नेतन्याहू को सपोर्ट किया है कि नेतन्याहू की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसकी जो इसराइली पब्लिक ओपिनियन है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक, एक्सट्रीम लेफ्ट टू द सेंटर, कभी भी किसी चीज़ पे इकट्ठे नहीं होती। लेकिन इस वक्त ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि ये सब चाहते हैं कि हमास का मिलिट्री तौर पे खात्मा जो है वो कर दिया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम खात्मा कर दिया जाए और इनको 30,000 लोग जो गाजा में मर चुके हैं और गाजा के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे इस इसराइली पब्लिक ओपिनियन को किसी भी किस्म की कोई भी सिंपैथी इस स्टेज पे नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसराइली एक्सपर्ट्स और अमेरिकन एक्सपर्ट्स दोनों ने कंक्लूजन उनका ये है, अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, और ये रिपीटेडली ये चीज़ छप रही है कि हमास का मिलिट्री एंड नहीं हो पा रहा और हमास जो है वो इसराइल नाकाम हो चुका है। अब इससे अंदाजा लगाएं कि जो हमास ने होस्टेजेस छोड़े वो छोड़े, 250 में से 150 छोड़ दिए उन्होंने, और 2 होस्टेजेस ऐसे हैं जिसको इसराइली डिफेंस फोर्सेस अब तक रिकवर कर सकी हैं। 30,000 लोगों को उन्होंने मार दिया है, पूरा गाजा उन्होंने मलियामेट कर दिया है, वहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं रही है और वो टनल्स पे टनल्स खोदते चले जा रहे हैं और मौजूद हैं फिजिकल टेरिटरी में। इसको कोई मिलिट्री का ऑफिसर ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो हमास ने कहाँ छुपा के रखे हैं वो सारे होस्टेजेस? हमास ही उनको रिलीज कर सकता है। हमास उनको रिलीज नहीं करता तो वो रिलीज नहीं होते। तो 100 लोग अभी भी हमास के पास हैं। अब हमास के पास बहुत से मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं जो इस जंग के नतीजे में हमास ने कैप्चर कर लिए हैं, उसमें लेडी ऑफिसर्स भी हैं। इसराइल ये चाह रहा है कि लेडी ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन उसमें कोई उसको कामयाबी नहीं हो रही। अब यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेतन्याहू ने ये एस्टिमेट किया है कि हमास का वो खात्मा नहीं कर सकेगा, उसकी कमिटमेंट है कि हमास का खात्मा करो। वो हमास का खात्मा ना कर सकने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट बाइडेन पे डाल रहा है। वो कह रहा है कि चूंकि अमेरिकन मेरा हाथ रोकते हैं, वरना मैं इससे ज़्यादा बेहतर तौर पे इस वॉर की प्रोसिक्यूशन करता, लेकिन बाइडेन की वजह से मैं नाकाम हो गया। यानी अपनी नाकामी का सारा मलबा वो यहाँ पे फेंक रहा है। सो आप, मेरी कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझें, जहाँ इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को फारिग करने के अंदर इंटरेस्टेड है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, इसको आप पढ़ें, आपको समझ आएगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।